हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगर्भिक इतिहास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास के बारे में, साथ ही साथ भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में नहीं छूटने वाला संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मानचित्र के द्वारा उपलब्ध करा रहा हूं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चट्टान किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जो भी सबसे कठोर सतह होती है उसे ही कहा जाता है चट्टान। चट्टानें कितनी प्रकार की होती है तो याद रखना 3 प्रकार की चट्टानें होती है। सबसे पहला प्रकार आग्नेय चट्टान जिसे इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार अवसादी चट्टान जिसे जाना जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से। तीसरा प्रकार रूपांतरित चट्टान जिसे जाना जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से। अब यही से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके भूगर्भ के अंतर्गत मैग्मा भरा होता है। आपने सुना होगा ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है पृथ्वी के भूगर्भ से वह मैग्मा एक छिद्र के द्वारा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और ठंडा होकर जम जाता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है ना, उसे ही कहा जाता है लावा, और ठंडा होकर क्या कर लेता है एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार की चट्टानों को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। अवसादी चट्टानों के बारे में यदि बात करें तो क्या होता है, कई साल की प्रक्रिया के बाद यह जो आग्नेय चट्टान है ना उसमें अपरदन होता है, निक्षेपण होता है और उसके अंतर्गत कई सारे वनस्पति कह लो, जीव जंतु कह लो, इसके अंतर्गत आकर मिल जाते हैं। और क्या हो जाता है, जैसे ही मिल जाते हैं तो यह परत के रूप में जम जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत जिसे कहा जाता है अवसादी चट्टानें। आगे यदि बढ़े तो समय बीतता जाता है। यह जो आग्नेय चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानें हैं इस पर ताप का, दाब का प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें किसमें रूपांतरित हो जाती है तो स्वयं बदल जाती है रूपांतरित चट्टानों के बारे में। अब इन सभी बातों को याद रखो, यही से हमारा टॉपिक आरंभ होने वाला है। यदि देखें तो हमारे संपूर्ण भारत के अंतर्गत किस प्रकार के एरा की चट्टानें पाई जाती है तो आद्य कल्प की, पुराण कल्प की, द्रविड़ कल्प की और आर्य कल्प की चट्टानें पाई जाती है। आद्य कल्प के अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानें आती है, साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानें आती है। पुराण कल्प के अंतर्गत कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती है, साथ ही साथ विंध्य क्रम की चट्टानें आती है। द्रविड़ कल्प की चट्टानें न ही हमारे भारत में और न ही मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका यही क्रम होता है, यह भी याद रख लीजिए। आर्य कल्प या आर्य एरा के अंतर्गत गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रेप की चट्टानें और टर्शियरी एरा की चट्टानें आती है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें यदि इस पृथ्वी पर विद्यमान है तो वह कौन सी क्रम की चट्टानें है, आद्य एरा के अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानें है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवाश्म का अभाव होता है। क्यों जीवाश्म का अभाव होता होगा, ऐसा माना जाता है जिस समय आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था ना, उसी समय पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। उसके थोड़े
समय बाद ही आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो गया। उस समय पृथ्वी पर कई इस प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते थे। यही कारण है कि इस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। यह देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों को मैंने मैप के माध्यम से दर्शाया है। यदि मोटे तौर पर इसके मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, यह है हमारा निवाड़ी और यह है टीकमगढ़। यह जो भिंड वाला एरिया उसका पूर्वी भाग, यदि नीचे आ जाए ग्वालियर का पूर्वी भाग, दतिया का पूर्वी भाग, इस प्रकार के जिलों के अंतर्गत आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखना बड़े ही महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट इस प्रकार की आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इस बात को भी नोट कर लो। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं, यदि बात करें इसी क्रम के अंतर्गत ये चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। इनका निर्माण इसी क्रम के अंतर्गत हुआ है। याद रखना आर्कियन क्रम की चट्टानें जो थी उसका क्या हुआ, अपरदन हुआ एवं निक्षेपण हुआ। उससे क्या बना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम के अपरदन से एवं निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। कुडप्पा क्रम की सेम प्रोसेस से विंध्य क्रम की चट्टानें बनी, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी, दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी और टर्शियरी काल की चट्टानें बनी। यह सभी बातें याद रख लेना। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण यह हो जाता है पूरा कल्प के अंतर्गत जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की जो चट्टानें आती है ना, उसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। आगे यदि बढ़े तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से एवं निक्षेपण से निर्मित कौन सी चट्टानें, तो धारवाड़ चट्टानें और बड़ा ही महत्वपूर्ण औषधि चट्टानें कहलाती है, जिसके अंतर्गत जीवाश्म का अभाव हो जाता है। क्यों औषधि चट्टानें कहलाती होंगी, क्योंकि यह जो आर्कियन क्रम की चट्टानें है ना, यह आग्नेय के अंतर्गत आती है, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है। और इसका क्या हुआ, अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, जिससे क्या बन गई, औषधि चट्टानें बन गई। और किस क्रम की बन गई, तो धारवाड़ क्रम की बन गई। इस बात को भी नोट कर लो। भारत का 98% धात्विक तत्व किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़। सबसे पहले इस प्रकार की चट्टानों की खोज उसी धारवाड़ नामक स्थान पर की गई थी, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इस बात को भी नोट कर लो। धारवाड़ के अंतर्गत धा से धारवाड़ और धा से होता है धात्विक तत्व। सभी प्रकार के धात्विक तत्व इस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। यदि बात करें तो बड़े ही महत्वपूर्ण धात्विक तत्व उसी के अंतर्गत आता है। क्या, सोना है, चांदी है, तांबा है, मैग्नीज है, लोह अयस्क है और टंगस्टन है और कई प्रकार के धात्विक तत्व इस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों की पोजीशन मैप में देखते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में यदि बात करें तो यह देखिए हमारी इसके अंतर्गत पोजीशन नीचे की साइड, यह जो एरिया है ना, कौन
कौन सा एरिया यहाँ पर आता है? छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट वाला एरिया इसी के अंतर्गत, और साथ ही साथ ऊपर वाला जो एरिया आता है ना, जबलपुर वाला एरिया आता है, इसी के अंतर्गत पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और हम जानते हैं जबलपुर के अंतर्गत सबसे ज्यादा किस कौन से तत्व का उत्पादन होता है? तो याद रखना, जबलपुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है लौह अयस्क, जो कि एक धात्विक तत्व है। जब मैंने आपसे मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में चर्चा की थी, तब मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो जबलपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा तांबा कहाँ पाया जाता है? तो इसी बालाघाट का एक एरिया है मलाजखंड, जिसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका? तांबे का। इसी बालाघाट के अंतर्गत एक एरिया आता है जहां पर मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। एक खदान का नाम, जिसका नाम क्या है, यह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो याद रखना, संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी किसकी खदान? मैग्नीज की खदान भरवेली, जो जिसका नाम है, वह खदान कहां पर आती है? तो बालाघाट के अंतर्गत आती है। इसीलिए वह जो स्थान है ना, उसे मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण इस स्थान को याद रखना, जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धात्विक तत्व जिसमें पाया जाता है, इसी के अंतर्गत इन प्रकार की चट्टानों को अलग अलग एरिया के अंतर्गत अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जबलपुर के अंतर्गत संकोली श्रेणी की चट्टानें, बालाघाट के अंतर्गत चिल्पी श्रेणी की चट्टानें, और जो छिंदवाड़ा है उसके अंतर्गत एक सोसर गांव आता है, तो वहां पर सोसर श्रेणी की चट्टानें इस नाम से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जाना जाता है। अर्थात जो भी एरिया है, उस एरिया के हिसाब से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को एक दूसरा नाम दे दिया गया। इस बात को भी नोट कर लो। और बड़ा ही महत्वपूर्ण यह है हमारा टंगस्टन। थोड़ा सा यदि ऊपर आ जाए, यहां पर क्या है? होशंगाबाद आता है। होशंगाबाद के आगर में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन होता है। इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, उसको हमने दर्शाया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी यदि बात करें तो कब इसका निर्माण होता है? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, जब उसका क्या हुआ? अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, उसी से निर्माण होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा है क्या? इस बात को सबसे पहले देख लो। आंध्र प्रदेश का एक स्थान है जहां पर सबसे पहले इस प्रकार की चट्टानें पाई गई थी। उसी के नाम पर इसका नाम दे दिया गया कुडप्पा, और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के नाम से उस स्थान को जाने जाने लगा। कुडप्पा यदि वर्तमान में देखें तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है। इसके अंतर्गत भी जीवाश्म का अभाव होता है। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, यह देखिए, इसका पहले मैंने आपको अभी बताया था, इसका जब जन्म कब हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत हुआ है। इसी के अंतर्गत दो श्रेणियां बन जाती है। एक श्रेणी बन जाती है बिजावर श्रेणी, और दूसरी श्रेणी बन जाती है ग्वालियर श्रेणी। बिजावर श्रेणी के अंतर्गत याद रखना, यहां पर हमारा जो जिला है छतरपुर आता है, पन्ना आता है, सतना आता है, कटनी आता है। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा यहां पर किस तत्व का या किस प्रकार का हम देखें खनिज का उत्पादन होता है? तो चूना पत्थर का सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन होता है। लाल बलुआ पत्थर का सबसे ज्यादा यहां पर उत्पादन होता है। इसी लाल बलुआ पत्थर का उपयोग कर कर आप जानते हो तीसरी ईसा पूर्व के अंतर्गत सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था सांची के स्तूपों का। यदि खजुराहो के मंदिरों की बात करें तो
उसके अंतर्गत भी हम देखते हैं लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहीं से पन्ना से वह बलुआ पत्थर ले जाए गए हैं। आगे यदि बात करें तो इसी के अंतर्गत आता है, आप जानते हो चूना पत्थर का उपयोग कौन से उद्योग में होता है, तो सीमेंट निर्माण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है चूना पत्थर का। और आप देखोगे इसी एरिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा एक उद्योग जो प्रचलित है उसका नाम है सीमेंट उद्योग। यदि बात करें तो ग्वालियर श्रेणी के अंतर्गत भी इसी प्रकार के कई सारे तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं विंध्य श्रेणी के बारे में। विंध्य जो श्रेणी है बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखना, संपूर्ण जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो विंध्य क्रम की चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह देखिए यहां से आरंभ होती है और ऐसे चली जाती है। जब मैंने आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था तो उसके 3 प्रकार को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। सबसे पहला भाग कौन सा था, तो विंध्य वाला भाग था। दूसरा हमने पढ़ा था कैमूर श्रेणी वाला भाग, और तीसरा पढ़ा था भांडेर श्रेणी वाला भाग। इन सभी बातों को याद रखना। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह तो अवसादी चट्टाने हैं किंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं। तो एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसी कौन सी चट्टाने हैं जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, तो विंध्य क्रम की चट्टाने जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। इसके अंतर्गत यदि देखें तो लाल बलुआ पत्थर यहां पर मिलता है, संगमरमर भी यहां पर मिलता है, किम्बरलाइट चट्टाने जो कि हीरे के लिए बड़ी प्रसिद्ध है पन्ना में पाई जाती है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जानते हो संगमरमर वाला जो एरिया है, यह जो कटनी वाला एरिया हम यदि देखें तो यहां पर जो सतना वाला एरिया है यहां पर भी संगमरमर पाया जाता है। हीरे के बारे में यदि बात करें तो संपूर्ण भारत के अंतर्गत एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा जिला है जो हीरे का उत्पादन करता है, और एकमात्र मध्य प्रदेश का जिला जिसका नाम क्या है, तो पन्ना, जहां से हीरे का उत्पादन होता है। इस बात को भी नोट कर लो। अब बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। यह देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ना कहां पर पाई जाती है, तो याद रखना यहां पर सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल हमारा है, उमरिया है। इन जिलों के अंतर्गत साथ ही साथ यदि नीचे आ जाए तो यहां पर हमारा आ जाता है बैतूल, और छिंदवाड़ा का थोड़ा सा भाग यहां पर पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर आध्यात्मिक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कोयला। और इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, तो कार्बोनिफेरस काल के अंतर्गत हुआ है। इस बात को भी नोट कर लो। अब आपको पता होना चाहिए कोयला बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि संपूर्ण भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बिटुमिनस कोयला, जिसके अंतर्गत कार्बन 55 से लेकर 80% तक होता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला कहलाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है। कार्बन के आधार पर ही कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। तो स्वाभाविक है कार्बन पाया जाता है। तो किस काल में निर्माण हुआ, कार्बोनिफेरस काल के अंतर्गत यहां पर निर्माण हुआ। अब आप देखिए, आप यहां से कह सकते हो यदि बात करें सिंगरौली के बारे में, सिंगरौली के अंतर्गत एक एरिया आता है बेढन, और आप जानते हो इसी बेढन के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र, जिसका नाम क्या है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। क्यों यहां पर स्थापित किया गया होगा, क्योंकि आसानी से उस ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति
किया जा सके। इसी उमरिया के अंतर्गत संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। यदि यहाँ पर हम नीचे आ जाए तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल के सारनी में स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो एरिया आता है ना, पेंच नदी वाला, यहाँ पर एक कोयला क्षेत्र आता है, उसी के द्वारा इसे कोयले की आपूर्ति दी जाती है, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र के द्वारा। और आप जानते हो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र जिसका नाम है बुरहानपुर की एक तहसील है, नेपानगर के अंतर्गत आता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, उसे भी इस पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से क्या दिया जाता है, कोयले की आपूर्ति की जाती है। यह जो छिंदवाड़ा है ना, उसी के अंतर्गत पेंच नदी आती है, तो यहाँ पर भी पेंच कोयला क्षेत्र के नाम से एक क्षेत्र पाया जाता है। यदि कोयले की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र शहडोल जो है ना, उसका सुहागपुर है। दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सिंगरौली वाला कहलाता है। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया वाला कहलाता है। इस बात को भी नोट कर लो। आगे यदि बढ़े तो बात करते हैं गोंडवाना के बारे में। इसके अंतर्गत परतदार चट्टानें पाई जाती है और साथ ही साथ मछली व रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, अर्थात जीवाश्म उपस्थित होता है। विंध्य क्रम की चट्टानों से लेकर जो भी सभी चट्टानें हैं, उन सभी में जीवाश्म होता है। इस बात को भी नोट कर लो। और यदि देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह वाला एरिया बघेलखंड कहलाता है। यह वाला जो एरिया है डाउन साइड वाला सतपुड़ा श्रेणी कहलाती है। इसी के अंतर्गत कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। अब दक्कन ट्रेप की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो भाग है, अर्थात मालवा रीजन भी इसे हम कह सकते हैं, उसी के अंतर्गत दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी हुई है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो लावा से हुआ है। अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी के भूगर्भ में क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। जैसे ही यह ऊपर आएगा तो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। लावा ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है और जैसे ही वह चट्टानें टूटती है कई सारे वर्षों के बाद, उसके द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है वह काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसे ही बेसाल्ट चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी नोट कर लो। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है दक्कन ट्रेप की चट्टानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें भी जीवाश्म पाया जाता है, किंतु यहाँ पर जितने भी तत्व होते हैं उन्हें खोजना बड़ा मुश्किल होता है। कई प्रकार के इसके अंतर्गत खनिज तत्व पाए जाते हैं, किंतु उन्हें खोज करना, उनका दोहन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के दक्कन ट्रेप के चट्टानों में उनका दोहन नहीं किया जाता। टर्शियरी युग की यदि चट्टानें देखें तो सबसे नई क्रम की चट्टानें कौन सी चट्टानें कहलाती है, टर्शियरी युग की चट्टानें कहलाती है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ, जो नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल है और सोन नदी की घाटी क्षेत्र में टर्शियरी युग की चट्टानों का निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उसी से निर्माण हुआ है टर्शियरी युग की चट्टानों का। इसी कारण इसे नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मध्य प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने उपलब्ध करा दी। यह सभी क्रम भी आप लोग याद रख लेना। सबसे पुराने क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें और सबसे नए क्रम की चट्टानें टर्शियन क्रम की चट्टानें हैं। यह देखिए कुडप्पा और विंध्य क्रम की चट्टानें कौन सी प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ है। और यदि बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।